डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल बीपी कृष्णा कैरियर में सभी लोगों का स्वागत है। हम हिंदी पढ़ा रहे थे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्वरों को मैंने पढ़ा था। आज हम देखना चाह रहे हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों को मैंने समाप्त किया था। स्वरों के बाद आज हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं व्यंजनों पर। तो आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वर्णमाला को आज समाप्त करेंगे कि वर्णमाला के बाद, स्वरों के बाद वर्णमाला में व्यंजन आते हैं, तो हम व्यंजनों की बात करेंगे। तो व्यंजन के बारे में हम बात करें थोड़ा, क्या होते हैं व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है किसी भी व्यंजन का स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण संभव नहीं कर सकते। कोई भी व्यंजन है उसका स्वतंत्र रूप से कोई भी उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम बोलें व्यंजन अपने आप में कितने होते हैं? अर्धमात्रिक। व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहते हैं। व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, अर्धमात्रा का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि का, रियल में व्यंजन ये है। अब का उच्चारण संभव नहीं है क्योंकि हम बोल रहे हैं का के बाद ध्वनि आती है आ की, तो का के साथ आ निकल रहा है। जब तक किसी स्वर वर्ण को व्यंजन में नहीं मिलाएंगे तब तक उसका उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। हमने छोटे पे देखा है कि एक किताब आती थी 2 रुपए की और उसमें आती थी 12 खड़ी। तो 12 खड़ी जो आती थी तो उसमें क्या था, जो व्यंजन है एक व्यंजन पर, जैसे का है, ये अपने आप में व्यंजन है, इसे कहेंगे। इस पर प्रत्येक स्वर, जैसे आ मिलाएंगे तो आ, तो बनेगा का। जैसे इसमें ई मिलाएंगे तो बनेगी की। जैसे इसमें बड़ी ई मिलाएंगे तो ये बनेगी की। जैसे इसमें छोटा ऊ मिलाएंगे तो ये बनाएगा कू। कहने का मतलब आप ये समझिए स्वर क्या है और व्यंजन। प्रत्येक स्वर इसलिए बनाया गया है कि ये व्यंजन को उच्चारित करवा सके। अगर स्वर नहीं होते तो व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि अच्छा ये देखा जाए कि स्वर, कभी भी स्वर वर्ण अपनी मात्रा छोड़ते हैं सभी वर्णों पर, सभी व्यंजनों पर अपनी मात्रा छोड़ते हैं स्वर। लेकिन ये बताइए, क्या किसी एक स्वर की मात्रा क्या किसी दूसरे स्वर पर कभी लगी? नहीं। जैसे हम मानते हैं ऊपर डंडा लगाओ, तो ऊपर डंडा, छोटे आ का डंडा अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएं? नहीं लगा सकते ना। अगर हम पूछें ऊपर ई की मात्रा छोटी की लगाओ, क्या लग जाएगी? नहीं लग पाएगी। अगर ऊपर हम कहें ए की मात्रा लगाओ, क्या कभी लगी देखी है? नहीं। इसलिए किसी भी स्वर की किसी भी स्वर पर मात्रा नहीं लगा सकते। अर्थात स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के लिए बनी होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। जैसे कि का में जैसे ही आ मिलाओगे तो बोले का आ, मतलब आ की ध्वनि इसमें आ गई तो इसे बोलेंगे का। इसका अकेले में उच्चारण संभव नहीं है किसी कीमत पर। जैसे अब कहोगे कि इसको ऐसे लिख लो, टट टू, ये घोड़े की प्रजाति होती है। इसे बोलिए टट टू, टट टू। कहने का मतलब ट टू, तो टा ये वाला ये लग रहा है कि अंदर ही अंदर मैंने गुम कर लिया है। टट टू, तो क्या हुआ? ये लग रहा है कि बोलने से पहले ही ये समाप्त हुआ जा रहा है। इसका उच्चारण संभव नहीं है। अगर तुम इसे ट पढ़ना चाहते हो तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ट ट टू। तब तो ऐसे पढ़ते ट ट टू, लेकिन पढ़ते क्या हम इसे? टट टू, ट टू, टालंत।
आगे देखिए कि आगे की बात क्या होती है कि व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अब आगे हम देखते हैं व्यंजनों में कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिए, प्रत्येक स्वर, दो स्वर कभी आपस में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल सकते हैं, जैसे मैंने पीछे की वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करना चाहते हैं कि व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन हम देखेंगे पहले मूल व्यंजन, मूल संख्या इनकी देखेंगे, फिर कुल संख्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनके भेद। तो इनके भेद कितने होते हैं? इनके भेद होते हैं 3। इनके कुल संख्याओं व्यंजनों की संख्या होती है 39, और हम मूल व्यंजनों की संख्या बोलते हैं तो कितनी होती है? 33। आगे देखिए मूल व्यंजन, मूल संख्या। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मूल संख्या के बाद मूल संख्या में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो उन्हें देखिए कौन कौन से हैं। एक होते हैं स्पर्श श्रेणी, हम अभी इनके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल से। उसके बाद ये इनकी संख्या होती है 25। उसके बाद होते हैं अंतस्थ, अंतस्थ के बाद इनकी संख्या होती है 4, और अगले वर्ण होते हैं ऊष्म। ऊष्म वर्ण होते हैं, ये इनकी संख्या होती है 4, 25, 4, 29 और 4, 33। इसी प्रकार कुल संख्याओं की हम बात करें तो कुल में क्या हो जाएगा? ये तो सभी आएंगे ही। स्पर्श 25, अंतस्थ 4, स्पर्श 4। आगे हम बात करते हैं, इसी में जुड़ जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4, और यहीं पर जुड़ जाता है आपका द्विगुण। द्विगुण हो जाते हैं, उनकी संख्या हो जाती है 2। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 39। अब हम देखते हैं आगे कि इनके भेद कितने होते हैं। तो भेद होते हैं 3। एक होता है स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ श्रेणी, और एक होते हैं ऊष्म श्रेणी। ये 3 भेद हैं इसके। व्यंजनों को हमने 3 तरीके से बांटा। मूल संख्या में कितने, अगर पूछा जाए व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है? 33, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39। अगर पूछा जाए व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, तो 3। हम एक एक को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एक एक वर्ण को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जरा देखते हैं हम कि आगे की बात, इन्हीं संख्याओं को हम दोबारा अब इन्हीं वर्णों को अच्छे से एक एक वर्ण को हम पढ़ेंगे आगे। कि व्यंजनों के बारे में हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आते हैं आपके स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण। स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण, इन्हीं का दूसरा नाम भी है, जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें नाम देते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन वर्ण, हम इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं और स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, हम उन्हें देखेंगे। हम उन्हें देखेंगे कि स्पर्श श्रेणी क्यों कहते हैं और वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं, इसका भी एक तथ्य है क्यों कहते हैं, उसे हम देखेंगे। तो जरा देखिए, पहले स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण या वर्गीय व्यंजन वर्णों को हम पढ़ेंगे तो इन्हें समझिए। जैसे का, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ और म। इन्हें इतने ही ये मैंने बताए थे, इनकी संख्या होती है 25।
तो ये देखो इन्हें स्पर्श श्रेणी क्यों कहते हैं बाद में, पहले ये देखो इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं। तो देखिए वर्ग एक मैथ का क्वेश्चन होता है, वर्ग में मैथ में वर्ग क्या होता है, जरा देखिए कि ये वर्ग बना हुआ है, इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, इसे वर्ग कहते हैं। इसे मैथ में क्या कहते हैं, वर्ग। तो इसी प्रकार से 5 लेटर तो ऐसे हैं और 5 लेटर ऐसे हैं, इसलिए 5 लेटर ऐसे होंगे तो ये बताइए क्या बन के तैयार हो जाएगा, वर्ग। इसीलिए इसे हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण। 5 लेटे हुए हैं और 5 खड़े हुए हैं, 5 रो और 5 कॉलम में है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण। अब हमारी बात आती है स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण पर। तो जरा देखिए कि स्पर्श श्रेणी क्यों कहते हैं। तो समझिए कि ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ये तालु से उच्चारित होते हैं, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, ये दंत से उच्चारित होते हैं और ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। मैंने क्या बताया, स्पर्श। स्पर्श का मतलब मुख के किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करके जिन वर्णों को बोला जाता है उन्हें स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये मुख के किसी न किसी आंतरिक या बाह्य हिस्से को स्पर्श करके निकलते हैं। जैसे बोलिए कंठ से क, ख, ग, घ, ण। कंठ से सीधी ध्वनि उच्चारित होती है और मुख के किसी भी भाग में हलचल नहीं होती है, सिर्फ कंठ से प्रभाव। इसे उच्चारित करने में पूरी लाइन को किस पे प्रभाव पड़ता है, कंठ पर, इसलिए ये कंठ श्रेणी लाइन है पूरी। आगे तालु की बात करें तो बोलिए च, च, छ, च, झ, ञ। जीभ का बीच वाला हिस्सा तलुआ में चिपकता है जाके, इसलिए इसे तालु श्रेणी कहते हैं, क्योंकि ये तलुआ से चिपक करके उच्चारित होती है। जीभ का तलुआ में चिपकना ही तालु श्रेणी में आता है। आगे अगर मूर्धा की बात करें तो बोलिए ट, ठ, ड, ढ। क्या परिवर्तन हो रहा है मुख के अंदर कि मूर्धा कौन सा हिस्सा होता है, दांतों से ऊपर वाला हिस्सा, तलुआ से नीचे वाला हिस्सा, दांतों के ऊपर वाला जो खुरदरा हिस्सा होता है उसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा उसमें टच हो रहा है। देखिए बोलिए ट, ठ, ड। जीभ का अगला हिस्सा उसी खुरदरे पार्ट में टकराता है जाके उसमें, तो उसे मूर्धा बोलते हैं। ये मूर्धा श्रेणी होते हैं। जीभ का अगला हिस्सा अगर मूर्धा से चिपकता है तो वो मूर्धा श्रेणी में जाते हैं। अब दंत श्रेणी में आ जाओ तो बोलिए त, थ, द, ध, न। जीभ बिना दांतों में लगे इसे उच्चारित करिए, किसी भी वर्ण को क्या उच्चारित होगा, नहीं। जीभ का दांतों में लगना ही दंत श्रेणी कहलाता है। आगे ओष्ठ की बात करते हैं तो प, फ, ब, भ, म। बिना ओठों को आपस में मिलाए या बिना ओठों को आपस में चिपकाए क्या इन वर्णों का उच्चारण संभव है। अगर हम बोलें पा, पा, सबसे प्यारा वर्ड पा, पा, तो पापा को भी हम बिना ओठ चिपकाए नहीं बोल सकते, सही है। तो ऐसे वर्ण जो बिना ओठ चिपकाए बिना ओठ चिपकाए न बोले जा सकें तो उन्हें क्या कहते हैं, ओष्ठ श्रेणी, जिनके बोलने पर ओठ आपस में चिपकते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, कौन सा कंठ श्रेणी है, कौन सा तालु, कौन सा मूर्धा, दंत और ओष्ठ में आता है। पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, आपको इन्हें रटना नहीं है, और रट सको तो केवल इतना रटना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से। तो याद कर सको तो अच्छा है, और ना कर सको तो 4 ऑप्शनों में मिलेंगे, और जो उच्चारित स्थान पूछे बस आप बोल के देखिए कि जीभ किस अक्षर में कहाँ लग रही है, उसको नाम दे दीजिए कि वो वहीं से उच्चारित होगा। और भी इजी कर दूं अगर याद करने का तरीका हो तो, और भी आप इजी तरीके से याद कर सकते हो। गले के सबसे पीछे वाले हिस्से में पहुंचिए, कंठ पे, कंठ ऊपर वाली लाइन कंठ में आ गई। उसके बाद कौन सा हिस्सा आएगा, तलुआ। उसके बाद कंठ के बाद तालु आएगा, फिर जीभ कहाँ लगेगी, तालु में, तो दूसरी वाली लाइन किस में आएगी, तालु में। कंठ से शुरू करिए, कंठ में,
फिर तालु में लगेगी दूसरी वाली लाइन, और उसके तालु से आगे वाला हिस्सा जो होता है मूर्धा, दांतों के ऊपर वाला हिस्सा, तो वो मूर्धा में, तो तीसरी लाइन किस में आ जाएगी, मूर्धा में। और आगे बढ़िए तो आगे मिलेंगे दांत, जो आपको दांत मिलेंगे वो आगे वाला हिस्सा किस में आएगा, दंत में, और उससे भी आगे बढ़िए तो वो हिस्सा आ जाएगा आपके ओंठ पर। जब वो हिस्सा आपके ओंठ पर आ जाएगा तो वो किससे बोले जाएंगे, ओंठ पर। कंठ से शुरू करके और बाहर की तरफ निकलिए, ऊपर से चलिए और नीचे की तरफ आइए, आपके उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएंगे। ये बात रही स्पर्श श्रेणी व्यंजन वर्णों की। ये स्पर्श श्रेणी इसलिए कहते हैं। आगे की बात हम करते हैं, क्या है स्पर्श श्रेणी के बाद, आगे बढ़ आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत अस्त, तो अंतस्थ व्यंजन में याद रखिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, व, रा और ला। या, व, रा और ला, ये वर्ण आते हैं, ये वर्ण आते हैं, ये सारे के सारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। या, व, रा, ला। आगे ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म। देखो ध्यान दीजिए ये कैसे अंतस्थ है। अगर मेरा मानना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन्हें बोलिए या, वा, रा, ला। अंतस्थ का मतलब ये है कि ये वर्ड बोलने पर ये लग रहा है कि हम अंदर की तरफ कुछ खींच रहे हों। अगर सही से उच्चारित कर पाए तो ये लग रहा है कि या, कि अंदर कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लग रहा है कि अंदर कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसलिए अंतस्थ में रखे गए। आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण का मतलब क्या है कि ऊष्म व्यंजन की। अब ऊष्म व्यंजन में वर्ण आते हैं आपके स और ह। ऊष्म व्यंजन इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इन्हीं को नाम देते हैं हम ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, या एक नाम और देते हैं इन्हीं को संघर्षी। इन्हें एक नाम और देते हैं संघर्षी। ये वर्ण हो गए सा, ह। उच्चारित करना है तो इनमें ऊष्म संघर्षी इसलिए कहते हैं, ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है, मुख से वायु का निकास अधिक मात्रा में होता है। मुख से वायु का निकास अधिक मात्रा में होता है इसलिए। और कौन सा अधिक ऊष्मा निकलता है, तो मुख के सामने हाथ ले जाइए और बोलिए स ह। हवा का गुब्बारा आके हाथ में टकराता है, इसलिए इन्हें ऊष्म श्रेणी कहते हैं। आगे ये ऊष्म श्रेणी व्यंजन वर्ण हो गए। आगे की बात हम करें कि एक वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की बात करूं मैं तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, क्षेत्र, ज्ञा और श्रम, ये किस वर्ण से मिलकर के बने हैं, तो समझिए ये मिलकर के बने हैं। ये बना है का प्लस सा, लेकिन याद रखिए इसका पहला वर्ण हलंत होगा क, और इसका बनेगा ता और रा से। इसे बनेंगे जा और यहाँ से, इसे बनाएंगे तो सा और रा से। अगर ये पूछ दिया जाए यहाँ पे कि छ वर्ण का स्थान है हिंदी वर्णमाला में किस अक्षर के बाद आता है, तो छ का स्थान हिंदी वर्णमाला में का के बाद आता है।
का के बाद आता है, का के बाद आता है, हिंदी वर्णमाला में छा का स्थान का के बाद आता है। अगर पूछ ले त्रा का स्थान किसके बाद आएगा, तो ता के बाद आएगा। ज्ञा का स्थान किसके बाद आएगा, तो जा के बाद आएगा। सिरा का स्थान किसके बाद आएगा, तो सा के बाद आएगा। ये है, याद रखिए, पहला वर्ण हमेशा हलंत होता है। अगर इसी को हम लिख लें का धन सा धन आ, ये संस्कृत में तोड़ते हैं इस तरीके से कि सा में से आ और निकालेंगे, पीछे वाले में से स्वर निकाला जा सकता है। याद रखिए, तो पीछे वाले में से स्वर निकलेगा तभी ये अधूरा हो पाएगा। तो दोनों अधूरे करने के लिए पीछे वाले में से स्वर निकालना पड़ेगा, इसलिए पहला हलंत होता है। पेपर में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं, का सा का धन सा, ऐसे दिया जाएगा का धन सा, सही है। और ऐसे दिया जाएगा का और सा। कौन सा सही है, तो पहले पे हलंत होना चाहिए, दूसरे पे हलंत नहीं। ये संयुक्त व्यंजन की बात थी। आगे हम बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, द्विगुण व्यंजन जो कहलाते हैं वो ड़ा और अड़ा, सॉरी अड़ा और अढ़ा, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जानते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़ आते हैं आपके लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण को देखो ला से शुरुआत हुआ है लुंठित, तो लुंठित में ला नहीं आना चाहिए, रा आना चाहिए। अब बोलिए रा, 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 तो जीव लुंठित सी हो रही है, फड़फड़ा सी रही है, रा, रा, जीव लुंठित हो रही है, लुढ़क सी रही है, तो रा बोलने पर जीव का लुंठित होना ही ये लुंठित वर्ण कहलाता है। एक वर्ण होता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण क्या होता है उसे समझिए। पार्श्विक वर्ण होता है, पार्श्विक वर्ण को कहते हैं ला। लुंठित वाले में रा होता है और पार्श्विक वाले में ला होता है। क्या पार्श्विक होता है इसे समझिए। ला को बोलिए ला, 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 ला। जब ला बोलते हो तो जीव के ऊपर वाले दोनों साइड से हवा निकलती है, जीव के दोनों साइड हिस्सों से हवा निकलती है ला बोलने पर, सही तरीके से उच्चारित करने पर। इसलिए ये हवा पास होती है किधर से, जीव के दोनों साइडों से, इसलिए इसे बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। आगे की हम बात करें तो व्यंजन वर्णमाला में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।